अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था भारतीय अर्थतंत्र, जिसको हम बोलते भारत का मासियाती निज़ाम। इससे पहले कि मैंने आपको पार्ट 3 में भारत के यानी कि आज़ादी से पहले भारत का जो मासी निज़ाम था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और उसके अंदर समझाने के बावजूद मैंने बताया था कि इसके 13 पॉइंट है, और 13 पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया क्या बताया था आपको, रेलवे, नकलो हमल, बैंक, समाजी ढांचा, ज़राअत, महसूल की सरह, ये तमाम के तमाम पॉइंट मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद हमने देखा था महसूल की ऊंची सरह, ये भी मैंने आपको समझाया था। टैक्स की मुख्तलिफ सरह, सनती पॉलिसी, ये मैंने आपको यहाँ तक के पॉइंट आपको समझा दिए थे। अब आज हम इसके आगे का पॉइंट देखेंगे, मासी इस्तेहसाल, जिसको गुजराती में बोलेंगे आर्थिक शोषण। क्या कहेंगे? आर्थिक शोषण, और उर्दू में बोलेंगे इसे मासी इस्तेहसाल। तो मैंने पहले बताया था आपको कि अंग्रेज़ किस तरह से हमारे आए और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करके भारत का जो मासी निज़ाम है ये इसके अंदर हलचल मचा दी। इसके अलावा किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। महसूल था, जो टैक्स था, ये तमाम की सरह इन्होंने क्या कर दी थी? ऊंची कर दी थी। अब आज हम देखेंगे यहाँ पर कि आर्थिक इस्तेहसाल, तो बरतानवी दौर के हुकूमत में जो इकोनॉमी है वो अपनी पॉलिसी और मंसूबे बनाने के लिए यानी बरतानवी मासियात को फ़ायदा हो, इस वजह से भारतीय जो ज़राए थे उसका मज़ीद इस्तेमाल करके बरतानवी सनत को क्या हासिल हो, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो फ़ायदा है, जो उसकी जो ऊंचे आने की सरह है किसकी? बरतानवी हुकूमत की, वो क्या हो? ऊंची हो। इस तरह से उनकी पॉलिसी उन्होंने अपनाई, और जब इस तरह से उनकी पॉलिसी अपनाई तो बरतानवी हुकूमत के दरमियान जो भारतीय किसान और मज़दूरों का था वो मुख्तलिफ तौर से मासी इस्तेहाल किया जाता था। कौन? सरकार करती थी। क्या करती थी? मासी इस्तेहाल करती थी। और ये किस तरह से करती थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बरतानवी का मासी निज़ाम है उसको क्या करने के लिए इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानिया सरकार ने इस किस्म के यानी कि पॉलिसियाँ अपनाई कि जिसके नतीजे में जो जितना भी जो फ़ायदा हो वो भारत को ना होते हुए तमाम के तमाम फ़ायदा किसको हासिल हो? बरतानवी हुकूमत को फ़ायदा हासिल हो, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ास करके ऐसे कारोबार की पॉलिसी को अपनाया कि जिसके ज़रिए जो भारत के वसाइल हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि हमारे यहाँ पर ही रहकर इन्होंने हमारे ही वसाइल, हमारे ही ज़राए को ज़्यादा इस्तेमाल करके जो बरतानवी सनत है उसकी क्या की? लोगों ने तोसी की। क्यों? किस तरह से की? ये मैंने पहले ही आपको बता दें कि जो भारत से जो माल तैयार होता था इसके ऊपर टैक्स लगा देते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ही रहकर और यहाँ पर के वसाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पर ही जो पैदावार की, उसी पैदावार को इनको जब कम दामों में उसको हासिल होता था और इसके ऊपर ये ज़्यादा दाम लेकर उसको जब फ़रोख्त करते थे तो भारत को फ़ायदा नहीं बल्कि किसे? बरतानवी हुकूमत को फ़ायदा हासिल होता था। और नतीजन क्या हुआ कि जो बरतानवी हुकूमत की जो सनतें थी इसकी तोसी हो गई, और उसकी वजह से जो सनती पॉलिसी के अंदर जो बरतानवी हुकूमत का क्या हुआ? दबदबा ऊँचा आया, और वो इसका हिस्सा कौन बना? भारत बना। और तमाम के तमाम जितनी भी जो नुकसान थे वो किसको उठाने पड़े? भारत को उठाने पड़े, यानी कि गुजरात में ये इसका भारत भोग बना। और बरतानवी हुकूमत ने क्या किया कि उसकी सनतों को ज़रूरी जो कच्चा माल मिल रहा था उस मकासद से भारत की जो भी खेती थी, खेती का जो कारोबार था उसके अंदर उन लोगों ने अपना सिक्का जमा लिया, जिससे बरतानवी हुकूमत के जो ज़रूरती अशिया है और जो खिदमत है वो उनको आसानी से मिलती गई। और नतीजन ये हुआ कि हमारे जो किसान है वो क्या हो गया? बेहाल हो गया, और इसका पूरा के पूरा असर क्या हुआ? हमारी मासी निज़ाम पर पड़ा, और जिसे हम कहेंगे मासी इस्तेहसाल हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट
दस्त कारीगरों का इस्तेहसाल यानी कि हस्तकला कारीगरों शोषण, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे, जो कारीगर थे, उनका इस्तेहसाल यानी कि उनका शोषण किस तरह से हुआ, वो बेकार किस तरह से हुए। तो मुख्तलिफ यानी कि दस्तकारी अशिया फ़रोख्त के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा आमदनी लाती थी, जिससे उन्होंने जो दाखिली व्यापार है यानी कि जो आंतरिक व्यापार जिसको हम कहेंगे, तो जो दाखिली यानी कि जो अंदरूनी कारोबार है उसके इजारे का इन्होंने फ़ायदा लेकर जो हस्तकला है यानी कि जो दस्तकारी कारीगर है उनके पास से बाज़ार की कीमत से 15 से 40% कम कीमत की अशिया खरीद लेते थे। भारत के अंदर हस्तकला यानी कि दस्तकारी का भी बहुत दौर चलता था। उस ज़माने में भारत पूरी दुनिया में मशहूर था, ये मैंने पहले ही आपको सबक में बता दिया था। तो इन लोगों जब इनकी बरतानिया हुकूमत जब वहाँ पर वो चीज़ अशिया बनाती थी तो वो अशिया इनको महंगी मिलती थी। तो इन्होंने क्या किया कि भारत में रहकर जो भारत के जो कारीगर है, जो हाथ से बनाने वाले हैं, दस्तकारी कारीगर है, उनके पास से अशिया पहले भारत से बनता था। याद रहे, देखो मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले भारत में ही वो अशिया बनती थी, लेकिन वो तमाम के तमाम अशिया यूरोप, इंग्लैंड, सब जगह इधर जाती थी। तो वो अशिया से इनको आमदनी इनकी अच्छी हासिल होती थी। किसको? कारीगरों को। लेकिन कंपनी ने इनके ऊपर क्या किया कि जो अशिया इनकी बाहर जाती थी उनके ऊपर इन लोगों ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, पॉलिसी अपनाई। जब इन लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि इनकी बनी हुई अशिया के ऊपर इन लोगों आमदनी क्या करते हैं, हासिल करने के लिए उसकी फ़रोख्त जो कीमत है उसके ऊपर बढ़ावा कर देंगे। जब वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उनकी अशिया का जो डिमांड है वो दूसरे मुल्कों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉलिसी अपना कर उन लोगों ने क्या किया कि भारत के पास से ही यानी कि लोगों ने टैक्स पहले उस पॉलिसी क्या अपने के टैक्स बढ़ाकर इन लोगों का ये जो अशिया थी उसको महंगी कर दी। नतीजन अब वो भर नहीं सकते थे इतना, क्योंकि अशिया बाहर बिक नहीं रही थी। तो इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 15 से 40% कम कीमत से वो अशिया को ख़रीद लेते थे, और वही अशिया इन लोगों कम दामों में लेने के बाद वही अशिया इन लोगों क्या करते थे, बाहर बेचते थे इनके देशों के अंदर, जिससे फ़ायदा किसको हासिल होता था, बरतानवी हुकूमत को हासिल होता था। लेकिन जो भारत के कारीगर थे वो तो उनको नुकसान ही मिलता था। और इस तरह से कारीगर ख़ुद की अशिया को यानी कि कम दामों में नीचे भाव से देकर उनकी जो हासिल होने वाली जो कीमत है उससे भी उन लोगों को कम दामों में देकर अंग्रेज़ों के ज़रिए उनको दे देते थे। और जिसके नतीजे में अंग्रेज़ अगर ना देते थे तो अंग्रेज़ उनके ऊपर क्या करते थे, जिस्मानी जुल्म करते थे। और मैंने पहले क्या कि अगर कर्ज टैक्स नहीं भरते थे तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता था। उनको अगर बिके या ना बिके, खेती हो कोई भी हो, इसके अंदर फ़ायदा उनको हासिल हो या ना हो, इसके बावजूद भी जो किसान थे, जो कारीगर थे, उनको टैक्स अंग्रेज़ों को देना ही पड़ता था। और अगर ना दिया जाता था तो किसानों के पास से उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी और उनके ऊपर उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनके ऊपर जिस्मानी जुल्म किया जाता था। इस तरह से दस्त कारीगरों का इस्तेहाल होता गया। अब इसके बाद का पॉइंट देखेंगे कि मुख्तलिफ बोझों का बोझ, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इंतज़ामिया का बोझ। सॉरी, इससे पहले का पॉइंट बाकी रहेगा कि सरमायाकारी का बहाव, या फिर यूँ कहेंगे सरमायाकारी का अमल, जिसको हम गुजराती में कहेंगे मूडी रोकाण प्रवाह। मूडी रोकाण सरमायाकारी, ये तो अकाउंट वाले समझ चुके होंगे, कॉमर्स वाले, कि सरमायाकारी का बहाव यानी कि मूडी रोकाण प्रवाह, पैसा जिसको हम कहते हैं मूडी, मूडी का मतलब होता है सरमाया। तो ब्रिटिश शासन यानी कि क्या, बरतानवी हुकूमत के दौर के अंदर भारत और बरतानविया की जो सरमाया कारी करने में की जाती थी उसकी जो सिमत थी वो किसकी तरफ थी, बरतानिया की तरफ। और भारत की मुखालिफत रखते थे लोगों, मुखालिफत में थी यानी कि पूरे की पूरी किसके ऊपर थी, बरतानिया हुकूमत में थी। यानी कि जो सरमायाकारी थी वो भारत पर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में
कायम रहे, भारत के अंदर अंग्रेज़ों का राज यानी कि कायम रहे, यूँ बोलेंगे हम। और बरतानवी हुकूमत का जो मासी निज़ाम है इसको फ़ायदा हासिल करना किया जाता था। मसलन एग्ज़ाम्पल हम लेते कि रास्ते और रेलवे के पीछे जो जंगी जो तमाम के तमाम जो सरमायाकारी थी, और उस सरमायाकारी के पीछे भी जो ख़ास मकसद था वो बरतानवी हुकूमत में कच्चे यानी कि खाम माल की दरामद के लिए और भारत में से तैयार होने वाली अशिया की बरामद के लिए, और जो फौजी थी उसकी यानी कि हेरा फेरी यानी कि आने जाने के लिए वो रास्ते और रेलवे तैयार किए गए थे। इन्होंने किसके फ़ायदे के लिए? बरतानवी हुकूमत के लिए ही तैयार किए गए थे। पहले कच्चे रास्ते की वजह से जो भी माल तैयार होता था जो भारत से बरतानवी हुकूमत में जाता था ब्रिटेन सरकार के अंदर, वो माल को वक्त ज़्यादा लगता था आने जाने का। और इसके अलावा जो सरमाया था ये सब जितना भी ये था, तो ये फ़ायदा किसको हासिल हुआ? अंग्रेज़ों को हासिल हुआ। और अंग्रेज़ अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए ही उन्होंने रास्ते बनाए, रेल बनाए, यानी कि उनका जो आने जाने का जो खाम माल है वो फ़ौरन पहुंच जावे, जिससे उनके वक्त की बचत हो। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये तमाम रेल रास्ते तैयार किए गए थे। इसके अलावा रेलवे के लिए ऊंची सतह से जो ओहदेदार थे वो बरतानवी के ही थे। अब बरतानवी से ऊंची सतह से भारत में जो भी चीज़ आती थी, और बरतानवी दौरे हुकूमत के अंदर जो तालीम के पीछे जो सरमायाकारी हुई, यानी कि जो सरमायाकारी बरतानवी सरकार ने जो ज़रूरी लगा उसे उन लोगों ने दिया। फिर तालीम के लिए सरमायाकारी का खर्च करने में आया, और तमाम के तमाम सरमायाकारी का जो खर्च था वो ऊंची सतह से यानी कि ऊंचे सूद पर ब्याज की दर पर यानी कि ऊंचे सूद की सतह पर बरतानवी सरकार ने जो सरमाया की यानी कि जो गोठावनी थी वो लोगों ने इस तरह की कि उसका जो ब्याज मिले, जो सूद मिले वो ऊंची सतह से इनको मिले। किसको मिले? बरतानवी हुकूमत को। और सारा के सारा बोझ इन लोगों ने जो भी रास्ते बनाने का, रेलवे बनाने का, फौजियों का खर्च, तालीम का खर्च, ये तमाम का खर्च किसके ऊपर इन लोगों ने लाद दिया? भारत के मासी निज़ाम पर इन लोगों ने लाद दिया। भारत को फ़ायदा हासिल किसने किया? बरतानवी हुकूमत में हासिल किया। लेकिन ये तमाम का तमाम जो खर्च था ये लोगों ने किसके ऊपर लाद दिया था? भारत के ऊपर दे दिया था। तो इस तरह से सरमायाकारी का बहाव यानी कि पानी की तरह पैसा इन लोगों ने बहाया भारत का, और इसका पूरा के पूरा असर किस पे पड़ा? भारतीय निज़ाम पर। अब इसके बाद मुख्तलिफ बोझों का बोझ, जिसको हम कहेंगे मुख्तलिफ इंतज़ामिया का बोझ। तो भारत में जो बरतानिया हुकूमत है उसका जो वहीवट था, जो उसका कामकाज था, उसका जो चार्ज दिया जाता था जिसको बोलते थे होम चार्जेस। अब ये होम चार्जेस क्या है ये आपको अगले लेसन में भी आएगा, आगे के लेसन में, कि होम चार्जेस किसको कहते हैं। तो होम चार्जेस यानी कि क्या होता है कि जो भी बोझ है जिसको हम कहेंगे एक बोझ के ऊपर, भारत के ऊपर एक बोझ के तौर पर पहचाना जाता है, वो होम चार्जेस जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो भारत में बरतानवी हुकूमत ने ऐसी कितनी जो होती है जो चुकाने पड़ने वाले जो सरमाया चुकाया जाता है, जैसे कि बरतानवी हुकूमत के अंदर इन लोगों ने तो पहले ही किया था कि जब यहाँ पर आए थे तो जो भी इनके ओहदेदार थे तो वो हमारे भारत के नहीं होते थे बल्कि किसके होते थे? अंग्रेज़ों के थे। और वो काम भी किसके लिए करते थे? बरतानवी हुकूमत के लिए करते थे, ब्रिटिश सरकार के लिए करते थे। लेकिन उनका जो पगार था, इसके अलावा उनका जो पेंशन, फिर उनका जो फौजी खर्च था, यहाँ तक के जो अंग्रेज़ों का जो कर्ज था, वो कर्ज का जो बोझ था वो भी किसको कौन चुकाता था? भारत चुकाती थी, जिसको बोलते थे होम चार्जेस। ये सवाल आप लोगों का आएगा कि होम चार्जेस एटले शू, तो इसको हम लिखेंगे कि होम चार्जेस यानी कि बरतानवी दौरे हुकूमत के अंदर बरतानवी
बरतानवी अहदेदारों का पगार, उनका पेंशन, उनका फौजी लश्करी खर्च, उनका जो देवे का जो सूद है, ये तमाम के तमाम जो चुकाया जाता था सरमाए से, उसे होम चार्जेस कहते थे। और ये कौन चुकाता था? भारत। यानी कि फ़ायदा हासिल किसने किया? अंग्रेज़ों ने। ओहदेदार किसके थे? अंग्रेज़ के थे। पेंशन किसको देने का है? अंग्रेज़ों को। फौजी किसके थे? अंग्रेज़ों के थे। लेकिन काम धंधा सब चीज़ अपनी थी, लेकिन सिर्फ हुकूमत ये लोग करते थे और ख़ाली हम इनके इशारे पर काम करते थे। ये सब आ गया था दौर, जिसकी वजह से हमारा भारत का इस्तेहाल होता गया। अब जिसके लिए बजट सरकार पेश करती थी, बजट ये भी आपका आगे लेसन में आएगा। बजट किसको कहते हैं कि हर साल बजट हमारे यहाँ भी होता है, गिरता है बजट, जिसके अंदर को किसी अशिया के अंदर भाव बढ़ जाते हैं और किसी अशिया के अंदर भाव कम हो जाते हैं। तो ईस्वी सन 1924 से 25 के सालों में 3 लाख पाउंड जितनी, यानी कि इतनी बड़ी रकम किसने चुकाई? भारत ने चुकाई थी, जिससे ईस्वी सन 1945 से 1350 वो लाख पाउंड तक हो चुकी थी। और इसे मखसूस यानी कि इतनी ख़ास बड़ी रकम वजह से जो भारत में थे, जो भारत था, वो गरीबी का शिकार बन गया। और जो धनवान हुआ यानी कि जो दौलतमंद हुआ, वो कौन हुआ? बरतानवी सरकार रही। याद रहे 1924 से 25 के सालों में 300 लाख पाउंड भारत ने चुकाया था। और नतीजन ये हुआ कि भारत जो था वो गरीबी की राह पर हो गया। और जो ब्रिटेन सरकार थी यानी कि बरतानिया हुकूमत थी, ये धनवान यानी कि दौलतमंद बन गई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के रोज़ अंग्रेज़ जब भारत छोड़कर यहाँ से गए, उस वक्त भारत का जो खेती, सनत और कारोबार वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि जो उसकी हालत थी वो एकदम इस्तेहाल हो चुकी थी, यानी कि खलास हो चुकी थी। जब ये लोग गए उस वक्त इन लोगों ने ये सब चीज़ को यूँ समझो कि खलास करके चले गए थे। लगभग 150 साल तक के दरमियान के अंदर भारत की जो फ़ीकस आमदनी थी उसके अंदर कमी हो गई थी। और भारत का जो माशी निज़ाम था वो इंग्लैंड से क्या था, इंग्लैंड का पहले क्या था, एकदम आगे था। लेकिन बरतानिया दौरे हुकूमत के शोषण की वजह से, इस्तेहाल की वजह से इंग्लैंड के साथ हमारे मुकाबले में हम कैसे बन गए थे? गरीब बन गए थे। तो ये हुए हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट हुए हमारे यहाँ? सब 13 के 13 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए। तो ये 13 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 13 पॉइंट थे हमारे? रेलवे, नकल हमल, बैंक, समाजी ढांचा, ज़राअत, महसूल की सरह, महसूल की ऊंची सरह, यानी ये कब था? आज़ादी से पहले। टैक्स की मुख्तलिफ सरह, सनती पॉलिसी, मासी इस्तेहसाल, दस्तकारी कारीगरों का इस्तेहसाल, सरमायाकारी का बहाव जिसको हम कहेंगे सरमायाकारी का अमल, और मुख्तलिफ बोझों का बोझ यानी कि मुख्तलिफ इंतज़ामिया का बोझ, जिसमें हमने पढ़ा होम चार्जेस। अब इसके बाद के हम पीरियड में देखेंगे कि जब अब हमको आज़ादी मिल गई, अब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, अब आज़ादी के बाद जो हमारा भारतीय माशी निज़ाम है वो किस तरह का हुआ, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।